सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर इन्वेस्टर्स के बारे में कि जिन्होंने राकेश झुनझुनवाला जी के साथ भी काम किया, मतलब वो उनके पार्टनर रह चुके हैं। प्लस अभी वो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो अपनी जो कंपनी चलाते हैं वो समवेयर अराउंड 1.2 बिलियन यूएसडी जितना अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो उसमें चलाते हैं। प्लस ये एक स्टॉक इन्वेस्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने बजाज फाइनेंस 40-50 रुपये में खरीदा था और वो आज भी उसको होल्ड कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इन्वेस्टर क्या है और की जो फिलोसॉफी है वो वगैरह क्या है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो इनसाइटफुल होगा, बट यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो प्लीज़ पेशेंस रखना है। और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को डाउनलोड कर ले, सेव कर ले, बाद में आराम से देखे, बट वीडियो को पूरा देखे। वही एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले इस बार हम थोड़ा एक कोट से स्टार्ट करेंगे जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और वो ये जो कोट है वो इस बुक का ये जो चैप्टर था उसके अंदर था। तो यहाँ भी ये कोट जब हम पढ़ते ना तो हमें समझ में आता है कि इट इज़ नॉट वेदर राइट यू आर राइट और रॉन्ग दैट इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप कितनी बार राइट हुए हो, कितनी बार रॉन्ग हुए हो, वो जरूरी नहीं है। बट जब भी आप राइट हुए हो तो आपने कितना पैसा कमाया, और जब आप रॉन्ग हुए हो अपने डिसीजन में, इन्वेस्टिंग के डिसीजन में, तब आपने कितना पैसा खोया है, वही मैटर करता है। और अगर ये चीज़ अगर आपने करेक्ट कर ली, मतलब आप राइट ज़्यादा हुए, रॉन्ग कम हुए, तो आप एक अच्छा सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी आप खुद भी एक बन सकते हो। ये यहाँ से हमें लेसन लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सुपर इन्वेस्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि उनका नाम है हिरेन वेद। 1917 में उनका जन्म हुआ था मुंबई में, और उन्होंने एजुकेशन जो था वो बीकॉम कंप्लीट किया था मीठीबाई कॉलेज से, और फिर उन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की एक एडिशनल एक प्रोफेशनल कोर्स भी किया हुआ है। आई थिंक उन्होंने CFA भी कंप्लीट किया हुआ है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। प्लस उन्होंने मतलब अभी एज ऑफ नाउ उनका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो है चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर है अल्केमी कैपिटल में, जो अभी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है समवेयर अराउंड 1.2 बिलियन $। तो ये हो गया उनका एक ब्रीफ समरी। आइए अभी स्टार्ट करते हैं उनके जो अर्ली लाइफ थी वो समझते हैं हम यहाँ पे। तो उनके जो ग्रैंडफादर थे वही पहले से ही स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करते थे। तो मतलब उनका जो इन्वेस्टिंग का जो एक जर्नी है वो 1960s में, मतलब जब उनके ग्रैंडफादर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो उनके पिताजी जो थे वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और आज हिरेन वेद भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक सुपर इन्वेस्टर होता है कि जिसकी एक लाइफ है वो बहुत ही अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है। वो अपने जो पापा थे उसके साथ वो AGM, मतलब जो एनुअल जनरल मीटिंग होती थी, जनरली अभी भी हो रही है, बट उस टाइम पे क्या है कि इंटरनेट इतना प्रेवलेंट नहीं था, तो बहुत ही कम रिसोर्सेज थे आपको कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में जानने के लिए। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग AGM में जाते थे। तो उस टाइम पे उनके जो पापा थे उनके साथ हिरेन वेद जी जाते थे, AGMs वगैरह अटेंड करते थे। उस टाइम की बात है। और मतलब यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है कि 40 ईयर्स ऑफ होल्डिंग पीरियड, मतलब उनके जो पापा थे हिरेन वेद जी के, उन्होंने मतलब उनके पास ऐसे ऐसे स्टॉक्स थे कि जिन्होंने मतलब वो उन्होंने 40 ईयर्स तक भी होल्ड किया था, और आज भी वो कुछ ऐसी ऐसी कंपनी है जिसको वो होल्ड कर रहे हैं। और दूसरा ये कि मतलब जो एक पापा के साथ वो जब AGM वगैरह में जाते थे तभी उससे मतलब उनका जो इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो वहां से ही उसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जब 1978 में जब गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया था कि लेट्स से अगर बाहर की कंपनियों को अगर इंडिया में बिजनेस करना है देन दे विल हैव टू लिस्ट देयर कंपनीज। तो उस टाइम पे मतलब बहुत सारी MNCs के IPO जो थे उस टाइम पे आए थे। तो बहुत सारे लेट्स से कोलगेट हो गया, HUL हो गया, ऐसी कंपनीज के जब IPO आए तो उस टाइम पे उनके पापा ने जो अप्लाई किया था, कुछ स्टॉक्स उनको मिले भी थे। तो इसकी वजह से क्या था कि उनके पास रेगुलरली, मतलब हर साल उनके पास घर पे एनुअल रिपोर्ट्स आते रहते थे। तो हिरेन वेद जी जो है वो एनुअल रिपोर्ट्स को बहुत ही बारीकी से पढ़ते थे। और ये जो MNCs के जो एनुअल रिपोर्ट आते हैं ना वो थोड़े कलरफुल होते थे, उसकी वजह से भी उनको थोड़ा उस टाइम पे इंटरेस्ट आ रहा था एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने में। तो वहाँ से ही उनकी जो शुरुआत है वो हुई थी। मतलब एकदम किसी भी लेट्स से स्टॉक में या तो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, क्या जानना है, समझना है, उसका बिगिनिंग वहाँ से हुआ था। फिर नेक्स्ट जब 1991 में मतलब उन्होंने अपना जो डिग्री वगैरह था, कॉलेज वगैरह वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उनका जो पहला जो जॉब था वो था KR चोक्सी, जो आज भी मतलब हम देखते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट उनके आते हैं। तो KR चोक्सी क्या है कि एक ब्रोकरेज फॉर्म है कि जहाँ पे उन्होंने पहला अपना जॉब है वो स्टार्ट किया था, और उन्होंने स्टार्ट किया था एज एन इंटर्न। और बाद में मतलब वहाँ पे जब उन्होंने कंपनी में स्टार्ट किया जब जॉब, तो वहाँ पे उनको बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस के अंदर उनको रखा गया था। तो लेट से वहाँ पे उनको मतलब आउटबाउंड कॉल्स भी करने रहते थे, वो मार्केटिंग भी देखते थे, वो फिर इक्विटी रिसर्च भी
देखते थे, ये बहुत सारे फंक्शंस जो रहते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस में पहले उनको घुमाया गया और आखिरी में उनसे पूछा गया कि आपको इसमें से कौन सा फंक्शन अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला कि मुझे इक्विटी रिसर्च में जाना है। तो वहाँ से उन्होंने इक्विटी रिसर्च की जो अपनी जर्नी है वो KR चोक्सी में स्टार्ट किया था और समवेयर अराउंड 4.5 ईयर्स तक उन्होंने उसमें काम किया। तो ये एक चीज़ था। और यहाँ पे KR चोक्सी में जब वो इन्वेस्ट करते थे तब उन्होंने देखा कि मतलब जो फर्म की जो ब्रोकरेज फर्म है उनका जो रिकमेंडेशन भी जो था, उसका जो एक फिलोसॉफी था, इन्वेस्टिंग का फिलोसॉफी एज ए ब्रोकरेज हाउस जो था वो ये था कि आपको मैक्सिमम 15x मतलब आपका जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है या तो जिसको हम बोल सकते हैं वो 15 टाइम्स से ज़्यादा आपको नहीं देना है। ये उनका फिलोसॉफी था। मतलब देख सकते हो कि वो कितना डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग उस टाइम पे करते थे। आज के टाइम पे हमें 15 के PE का स्टॉक, वो भी अच्छी कंपनी मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। फिर सितंबर 1991 में वो एक UPL करके कंपनी है जो आज भी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। एग्रो केमिकल स्पेस में ये कंपनी जो है वो आज भी काम कर रही है। तो सितंबर 1991 में जब वो AGM उन्होंने ये अटेंड करी थी, उसी टाइम पे 2 और लोगों से भी उनका मिलना हुआ था, लशित और अश्विन करके। तो ये दोनों बंदे जो थे वो भी UPL का AGM अटेंड कर रहे थे और वहाँ पे उनकी जो मुलाकात है वो पहली बार हिरेन वैद जी से हुई थी। आफ्टर AGM वहाँ पे मतलब ये जो तीनों हैं उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस किया जब वो रेलवे स्टेशन पे बैठे थे अपनी ट्रेन के लिए, जब वो घर वापस आ रहे थे। तो वहाँ से ही उनकी फ्रेंडशिप की जो है वो शुरुआत हुई थी। और ये लशित और अश्विन जो है वो लेटर अल्केमी कैपिटल जो उन्होंने चालू किया है, मतलब, और ये आज भी उनके साथ वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं अल्केमी कैपिटल के अंदर। फिर 1994 में उन्होंने ज्वाइन किया प्राइम सिक्योरिटीज करके, अगेन एक दूसरा ब्रोकरेज फर्म था और वहाँ पे भी उन्होंने 4.5 साल तक उन्होंने वहाँ पे काम किया। और वहाँ पे आई थिंक वो आशीष कचोलिया से भी, जो एक बहुत ही नामी इन्वेस्टर है, उनसे भी वहाँ पे वो मिले थे। फिर उन्होंने 1999 में जब उन्होंने अपना अल्केमी कैपिटल स्टार्ट किया, मतलब वो प्राइम सिक्योरिटीज की जॉब जो उन्होंने की थी, वहाँ पे उन्होंने जॉब जो है वो छोड़ के वहाँ पे उन्होंने ये फॉर्म स्टार्ट करी थी विद लशित एंड अश्विन। और वहाँ पे एक पार्टनर और भी था जिसका नाम है राकेश झुंझुनवाला। तो उन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया था सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का जो उनका खुद का कैपिटल था और बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली जो थे उनके कैपिटल के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे सिर्फ 7 क्लाइंट्स उनके पास थे। उन्होंने अप्लाई तो कर दिया था बट उनको लाइसेंस मिला 2001 में PMS का। तो मतलब ये 2-3 साल तक उन्होंने बीच में, मतलब उनको कुछ काम करने को था नहीं, क्योंकि अभी जब तक वो लाइसेंस आता नहीं है तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो जब वो लाइसेंस आया तब उन्होंने अपना जो काम है स्टार्ट किया। बट बीच में जो 2-3 साल का जो गैप था वहाँ पे उन्होंने गेटवे टेलीकॉम करके एक कंपनी जो थी वो फाउंड करी। अभी ये टाइम ऐसा था कि जब इंटरनेट स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे थे। तो यहाँ पे हिरेन वैद जी और बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनको ऐसा लगा कि हम भी लेट्स से हमारी खुद की एक कंपनी स्टार्ट करते हैं कि जो इंटरनेट वगैरह में आगे बढ़ेगी। तो उनको उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इसका जो मार्केट है वो बहुत ही होगा और अपने को अच्छा खासा पैसा यहाँ से हमें मिल सकता है। तो उन्होंने ये कंपनी खुद फाउंड करी। उसके CFO जो है वो भी हिरेन वैद जी ही बने थे और बाकी के जो मैनेजमेंट थे वो भी उनके जान पहचान के ही थे। और उन्होंने पुणे और मुंबई में आई थिंक ये इंटरनेट का जो सर्विसेज आता है वो भी उन्होंने स्टार्ट किया था। बट ये कंपनी अपना जो जितना इन लोगों का एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से चला नहीं, क्योंकि मार्केट भी उतना कॉम्पिटिटिव था। बट फॉर्चुनेटली ये कंपनी उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन को उन्होंने उस टाइम पे बेच के वो निकल गए जब मार्केट में पूरा का पूरा इंटरनेट का यूफोरिया चल रहा था। फिर वो जब अल्केमी कैपिटल में काम कर रहे थे और उससे पहले भी, मतलब वो KR चोक्सी में भी जब काम कर रहे थे, फिर वो प्राइम सिक्योरिटीज़ में भी गए। तो यहाँ से ये मतलब ये जो ब्रोकरेज फर्म्स में उन्होंने काम किया वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो वहाँ पे उनका पहला जो था ना वो हमेशा ये था कि आपको जो कंपनीज के जो मैनेजमेंट है जिससे भी आप मिल रहे हो उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, ताकि आप उनको जान सको, समझ सको, उनका विजन क्या है, बंदा कितना पैशनेट है उसके बारे में आप जान सको और उसके बेस पे भी आप कॉल ले सको इन्वेस्टिंग का। तो इसीलिए वो जो रिलेशनशिप बिल्ड करते थे जो मैनेजमेंट था कंपनी के प्रमोटर्स के साथ, उनके साथ। दूसरा वो हमेशा ये करते थे कि जब भी लेट से अगर कोई भी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो स्कटल बट हमेशा करते थे। लेट से कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को वो जानते थे, मार्केट में भी पहले तो वो देखते थे, उनकी जो खुद की भी टीम थी, उनके जो दोस्त थे, वो सारे से वो अपना जो स्कटल बट है वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली वो करवाते थे। और एक चीज़ यहाँ पर मैंने जो डिफरेंस सीखा है कि लेट से उन्होंने कुछ भी अगर फाइंडिंग उनको मिला है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कि जहाँ पे उन्होंने चैनल चेक्स किया, उन्होंने कस्टमर के साथ बात करी, ये सारी जो बात है, जितनी भी नोट्स उन्होंने बनाई है उसके प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो एक जो नोट थी ना वो उस कंपनी के मैनेजमेंट को भी भेजते थे, ताकि जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है ना उसका भी रिकॉल रहे कि नहीं नहीं ये बंदा जो है वो अपने लिए अच्छा है, तो हम उसके साथ बात कर सकते हैं, उसके साथ हमें रिलेशनशिप भी अच्छा रखना है।
तो इसे ऐसी ऐसी टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करते थे उस टाइम पे, ताकि वो प्रमोटर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ अपना रेपो बना सके। फिर ये अभी बात करते हैं केस स्टडीज़ के बारे में। तो यहाँ पे जैसे हमने 7 मेन केस स्टडीज़ जो है वो यहाँ पे ले रखी है, और यहाँ पे हमने ट्राई किया है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिले उतनी हमने यहाँ पे डाली है। बट अगेन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं मिली है, तो वहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो केस स्टडी है यूपीएल का, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड का। तो ये कंपनी आज भी लिस्टेड है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने कौन से मार्केट कैप के ऊपर वो बाय किया था, कब सेल किया, उसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट उन्होंने यहाँ पे जिक्र ये किया है कि यूपीएल में उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाया है। दूसरा, मैंने ये केस स्टडी यहाँ पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये केस स्टडी जो है उसका जब वो एजीएम अटेंड किया तब उनको 2 और बंदे मिले थे, लशित और अश्विन करके, और वहाँ से ही उनका जो लाइफ की एक ट्रैजेक्टरी है वो पूरी की पूरी चेंज हो गई। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ एक भी देखना है कि लेट्स से अगर आप एजीएम्स अटेंड करते हो तो आपको वहाँ पे नेटवर्किंग भी करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपना जो स्टॉक है उसके बारे में ही बात करना है, अपनी कंपनी या तो और किसी के बारे में बात करना। बट यहाँ पे क्या है कि अगर लेट्स से अगर आप नेटवर्किंग करते हो तो वहाँ से आपके एक पूरी की पूरी जो ट्रैजेक्टरी है आपके लाइफ की इन्वेस्टिंग के बारे में वो भी चेंज हो सकती है। तो ये भी चीज़ हमें याद रखनी है, और दैट इज़ वाई कि मैंने ये केस स्टडी यहाँ पे मेंशन की है। केस स्टडीज 2 के बारे में अगर बात करें तो दूसरा उन्होंने बाय किया था विजुअल सॉफ्ट करके कंपनी थी। ये अगेन जो टेक्नोलॉजी का यूफोरिया चल रहा था उस टाइम पे 2000 के आसपास, तब उन्होंने बाय किया था। 35-40 रुपये के आसपास उन्होंने ये स्टॉक बाय किया था, और समवेयर अराउंड 6-8 हज़ार के आसपास उन्होंने ये स्टॉक को बेच दिया था, और वो भी 2.5 ईयर्स में। तो ये एक चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। इसी टाइम के अराउंड उन्होंने विप्रो भी बाय किया था, बट उनका जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसीलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया है। तीसरा उन्होंने बाय किया है बजाज फाइनेंस। उन्होंने जब बाय किया बजाज फाइनेंस तो वो लेस देन 1 प्राइस टू बुक रेशियो पे मिल रहा था, और उस टाइम पे उन्होंने बाय किया था। उस टाइम पे उनका मार्केट कैप जो था वो समवेयर अराउंड 400 मिलियन यूएसडी जितना था। जैसे बुक के अंदर मेंशन किया है वैसे ही मैंने यहाँ पे डाला है, तो मैंने करेंसी कन्वर्जन यहाँ पे मैंने नहीं किया है। और उनका जो बाइंग प्राइस था उस टाइम पे, ये स्प्लिट एडजस्टेड है जैसा बुक के अंदर मेंशन है, तो वो 40 रुपीज़ से 140 रुपीज़ तक उन्होंने ये स्टॉक को वो कंटिन्यूसली बाय करते थे डिफरेंट टाइम्स में। और फाइनली मतलब अभी भी ये स्टॉक जो है वो आज भी वो होल्ड कर रहे हैं। प्लस उन्होंने बीच बीच में कहीं पे अपना जो पोजीशन है वो ट्रिम किया है, क्योंकि वो ओवरऑल पोर्टफोलियो का बहुत ही लार्ज सेक्शन हो गया था, क्योंकि बजाज फाइनेंस जो है वो 40 रुपीज़ से अभी ऑलमोस्ट 7,000-8,000 के आसपास वो पहुंच गया इसीलिए। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि मतलब उनका एक फिक्स अलोकेशन रहता था किसी भी स्टॉक में, तो अगर उससे अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है तो वहाँ पे उन्होंने अपनी जो पोजीशन से वो ट्रिम करी है। बट आज भी वो होल्ड कर रहे हैं, उनको लगता है कि आज भी बजाज फाइनेंस है वो अभी भी ग्रो कर सकता है, इसीलिए आज भी वो बजाज फाइनेंस को होल्ड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने बाय किया था डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज करके। अभी ये कंपनी जो है ना, मतलब उनके कोई फ्रेंड थे, उन्होंने पहले पूछा था कि भाई ये कंपनी एक मेरे रडार पे आई है, क्या आप देख सकते हो कि इस कंपनी में हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे हिरन वेद जी ने जब रिसर्च किया तो उनको कंपनी ओवरऑल पहले तो इंटरेस्टिंग लगा, फिर उन्होंने बोला कि मुझे इनके मैनेजमेंट से मिलना है। तो जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने कंपनी के जो मैनेजमेंट थे उसके साथ उन्होंने एक मीटिंग सेट किया, और वहाँ पे जाके हिरन जी ने पूरा मतलब दिन वहाँ पे बिताया उस मैनेजमेंट के साथ। तो वहाँ पे जो कंपनी के जो एमडी थे वो बहुत ही पैशनेट थे कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके, कंपनी के बिजनेस को लेके। तो वो चीज़ हिरन वेद जी को बहुत ही अच्छा लगा, और इसीलिए उन्होंने अपने जो फ्रेंड है उनको बोला कि ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बाय करना चाहता हूँ, बट जबकि आपने ये मुझे स्टॉक बताया था, मैं चाहता हूँ कि पहले आप बाय कर लो उसके बाद मैं बाय करूँगा। तो वहाँ से उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया। 160 to 210 तक उन्होंने डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी से बाय किया था, और आई थिंक समवेयर अराउंड 12 ईयर्स तक उन्होंने वो स्टॉक को होल्ड किया था। और आई थिंक अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं। आई थिंक 12 ईयर्स नहीं, यहाँ पे 16 ईयर होना चाहिए अभी तक, मतलब अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं। तो मतलब उन्होंने बीच बीच में उन्होंने कहीं कहीं जगह पे उन्होंने पोजीशन जो है वो ट्रिम करी है, बट अभी भी वो स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है। ये मेरी तरफ से गलती है यहाँ पे। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो उनका प्राज इंडस्ट्रीज जो शुगर और इथेनॉल वगैरह कंपनीज में है, प्रोडक्ट्स में है, तो वो भी वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था। उन्होंने बाय किया था सिर्फ और सिर्फ 4-5 रुपीज़ के आसपास वो स्टॉक को बाय किया था, और उन्होंने सेल कर दिया था 80-100 रुपीज़ के आसपास। और जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं उनका जो होल्डिंग पीरियड था वो भी था 2005 में उन्होंने बाय किया था, 2009 में उन्होंने वहाँ से एग्जिट ले लिया था। टीटी के प्रेस्टीज में भी उन्होंने बाय किया था, और ये उस टाइम की बात है कि जब मतलब उनको पता चला कि इंडिया की जो पर कैपिटा जो इनकम है वो समवेयर अराउंड $1000 के आसपास पहुंच रही है। तो अगर उनको मतलब उस टाइम पे उनको लगा कि अगर इतनी पर कैपिटा इनकम से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो कंजप्शन का जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उस टाइम पे टीटी के प्रेस्टीज था वो उन्होंने बाय किया।
टीटीके प्रेस्टीज वर्सेस हॉकिंस जो था वो भी वहाँ पे था, बट उन्होंने उसमें पैसा नहीं लगाया। उसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि हॉकिंस जो था वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर कुकर के अंदर था, मतलब वही एक सेगमेंट के अंदर वो मेजरली काम करता था। जबकि टीटीके प्रेस्टीज जो था वो बहुत सारी अदर किचन की जो आइटम्स रहती है उसमें भी वो प्रेजेंट उनका था, और इसी वजह से उन्होंने टीटीके प्रेस्टीज पे अपना पैसा लगाया था। तो उन्होंने बाय किया था 500-600 के आसपास उन्होंने बाय किया था, और 3 साल में ही अराउंड उन्होंने वहां से एग्जिट ले लिया था। जैसे हम देख सकते हैं कि समवेयर अराउंड 6 टाइम उन्होंने अपना जो पैसा है वो बना लिया था उस टाइम पे। ये एक चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि जैसे कैसे पर कैपिटा इनकम के नंबर से भी आप अपना जो कॉल है वो ले सकते हो। फिर और जो केस स्टडी हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज का। अभी वीआईपी जो है वो बैग्स वगैरह बनाती है, ट्रैवल बैग्स जो आती है जिसका, वो उन्होंने बाय किया था 20-30 रुपीज़ के आसपास, और उन्होंने बेच दिया था उसको 160 रुपीज़ के आसपास। और जो टाइम पीरियड जिसे हम देख सकते हैं कि वो 4 and 5 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ पे रखा था। और वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ये बताया कि लेट से अगर वो जब वीआईपी को जब वो ट्रैक कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उनको लगा कि जब लेट से अगर आप ऐसी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो तो डायरेक्टली आपके पास ऐसा कुछ मेजर नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको देखना है कि एयर ट्रैवल कितना हो रहा है। मतलब लेट से अगर एयर ट्रैवल की अगर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, उसका मतलब कि आपको बैग्स भी उतने चाहिए रहेंगे। तो आपको देखना है कि उसकी जो प्रॉक्सी है वो उसके बेस पे आप इसमें रिसर्च कर सकते हो। ये एक चीज़ मैंने यहाँ से सीखी थी। तो ये हमने 7 केस स्टडीज के बारे में बात कर लिया यहाँ पे। अभी देखते हैं कि वो खुद इन्वेस्ट कैसे करते हैं मार्केट में। तो पहले तो है कि वो आइडिया कहाँ से जनरेट करते हैं। तो बोले जैसे हमने बोला कि वो नेटवर्किंग करते हैं, एजीएम्स बहुत अटेंड करते हैं वो आज भी। ये एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो फिजिकली जाके वहाँ से प्रमोटर से, मैनेजमेंट से मिलते हैं। दूसरा है न्यूज़पेपर, कि वो जैसे बुक के अंदर भी मेंशन है कि वो सुबह के 4 से 5 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एवरी डे पढ़ते हैं। और ये जो हैबिट है ना, वो उनको जब वो उन्होंने ब्रोकरेज फर्म्स में जब वो काम करते थे केआर चोक्सी और प्राइम सिक्योरिटीज़ में, तभी भी वो यही चीज़ वहाँ से उन्होंने फॉलो करते थे, और वहाँ से भी बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो आते रहते हैं। एंड फाइनली है कि क्लाइंट्स है, अभी क्या है ना कि उनके पास समवेयर अराउंड 2000 फैमिलीज जो है वो उनके साथ इन्वेस्ट करती हैं इंडिया की। बहुत ही बड़ी जिसका नेटवर्क होता है वही लोग हिरन वेज जैसे एसेट मैनेजमेंट के साथ वो काम करते हैं। तो अपने क्लाइंट से भी वो पूछते रहते हैं कि आपके बिजनेस में भी क्या हुआ है। लेट से अगर उनका कोई एक्स नंबर ऑफ बिजनेस है तो वहाँ पे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है, उनके कौन से सप्लायर्स हैं, उनके कस्टमर्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से भी वो जानने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ से मतलब उनको आइडियाज़ जो है वो नए नए आते रहते हैं। जैसे बुक के अंदर नहीं मेंशन किया है कि वो किसी भी तरह का स्क्रीनर या तो कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी या टूल यूज़ करते हैं अपनी कंपनीज को स्क्रीन करने के लिए, तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो यहाँ पे उस मेथड से जाते होंगे। फिर नेक्स्ट है वो जब भी इसकी मतलब इनिशियली ये उनका फिलोसॉफी था कि वो टॉप लाइन और बॉटम लाइन मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर उनको ग्रोथ दिखना चाहिए। ये 2 चीज़ें पहले वो फोकस करते थे जब उन्होंने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया था। तो और दूसरा वो एक मैट्रिक यूज़ करते थे, वो था मार्केट कैप टू ईबिटा। तो ये एक जो है वो भी हम देख सकते हैं। फिर है कि वैल्यूएशन, मतलब जब भी वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे क्या है कि एक कोई भी आदमी होता है ना, कोई भी इन्वेस्टर होता है ना, उसका इन्वेस्टिंग का फिलोसॉफी वो धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है। तो अभी वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो पहले तो है वैल्यूएशन, वो हमेशा देखते हैं। वैल्यूएशन के कौन कौन से पैरामीटर्स है वो भी हम देखेंगे। फिर है कि वो ग्रोथ, मतलब लेट्स से हेडरूम फॉर ग्रोथ कितना है, वो भी देखते हैं आगे के 3 या 5 साल में। और प्लस उनका जो एक बहुत ही मैट्रिक है जिसके ऊपर उनका अच्छा खासा फोकस रहता है, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये अच्छा होना चाहिए। अभी वो कितना होना चाहिए, कितना रेंज में होना चाहिए, इसके बारे में कोई भी डिटेल यहाँ पे बुक के अंदर नहीं दी गई है, तो इसके लिए हम भी यहाँ पे इसको कोई कमेंट नहीं कर रहे। फिर नेक्स्ट है कि जहाँ पे वो अपने जो फर्म है अल्केमी कैपिटल के अंदर, वहाँ पे वो ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस की फिलोसॉफी फॉलो करते हैं। फिर है कि जहाँ पे मतलब जो भी उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो जनरली 3 साल के अंदर या तो 3 साल के आसपास वो डबल होना चाहिए, ऐसा उनका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रहता है मार्केट से। और दूसरा है कि जब भी वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जानते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो हमेशा ही सेकंड या तो थर्ड ऑर्डर थिंकिंग करते हैं। अब ये चीज़ क्या है उसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है। एक हार्वर्ड मार्क्स की बुक है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल, उसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे हम ब्रीफली समझते हैं कि सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग क्या है। लेट्स से अगर कोई
कोई न्यूज़ आई है, अभी लेट्स से वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है कि किसी कंपनी को लेकर, लेट्स से अगर शुगर इंडस्ट्री के बारे में अगर कुछ न्यूज़ आई है तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि जो भी मतलब कंपनीज है उनको वो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली वो इफेक्ट कर सकती है। बट लेट्स से वो हमें पता है कि चलो यहाँ पे वो इम्पेक्ट तो करेगी, बट अभी क्या कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो उसको कैपेबल है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, क्या कंपनी का जो कैश फ्लो है वो उसको हैंडल करने के लिए सफिशिएंट है, कंपनी का जो बैलेंस शीट है क्या वो राइट कंडीशन में है। इससे बोलते हैं सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग। मतलब और भी डिटेल में आपको जानना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको जो फर्स्ट ऑर्डर मतलब जो पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आई है वो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, बट उसके बाद भी आपको डीप में सोचना है जिसको बोलते हैं सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग। तो ये हिरेन वेद जी करते हैं और आई थिंक हमें भी ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम जाने तो वो साल की 150 से 200 कंपनीज हर साल वो मिलते हैं और वहाँ पे भी मतलब उनकी जो यूनिवर्स है, स्टॉक का यूनिवर्स है वो समवेयर अराउंड 300 कंपनीज के आसपास है। तो ये एक चीज़ भी हमें देखना है, मतलब लेट्स से अभी तो इंडियन मार्केट के अंदर मोर देन 5 to 6,000 कंपनीज जो है वो लिस्टेड हैं, बट वहाँ पे उनका जो यूनिवर्स है, ट्रैकिंग यूनिवर्स, वो समवेयर अराउंड 300 के आसपास है। फिर है कि वो जब भी किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी वो नोट्स भी बनाते हैं फिजिकल और उनको एक फोल्डर के अंदर वो फाइल करते हैं। तो अभी तक उन्होंने मतलब अभी तो क्या है कि उनके पास पूरी टीम है, तो वो उनकी जो टीम है वो भी सेम चीज़ फॉलो करती है। तो अगर लेट्स से अगर टीम का कोई बंदा अगर किसी कंपनी के एजीएम में गया है या तो उसने जितना भी रिसर्च किया है तो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने एक फाइल के अंदर उन्होंने प्लेस किया हुआ है फिजिकली, और उसको वो एक कंसोलिडेट जगह पे वो रखते हैं कि जहाँ पे उनको सारी कंपनीज का डेटा जो है, जितना भी रिसर्च उन्होंने अभी तक किया है वो सारी की सारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये जो है वो थोड़ा फिजिकल कॉपी जो है वो मेंटेन अभी करके वो चल रहे हैं जैसा बुक के अंदर मेंशन है। बट अभी लेट्स से अगर एकदम लेटेस्ट देखें तो वहाँ पे कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं जो हमें नहीं पता है। फिर नेक्स्ट देखें तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक का पोर्टफोलियो वो चलाते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि वो जनरली 8 से 10 स्टॉक ही अपने पोर्टफोलियो में रहते हैं। उनका जो एलोकेशन है वो भी समवेयर अराउंड 7.5 to 10% जितना ही रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, उनका जो मिनिमम टिकट साइज है जैसा बुक के अंदर मेंशन है वो है 3 करोड़। तो 3 करोड़ रुपए में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 10 स्टॉक्स ही लेना है मैक्सिमम, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बोला है। और इसके पीछे का रीजन लॉजिक भी उन्होंने समझाया है। लॉजिक ये है कि अभी मार्केट में इतने सारे पीएमएस, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स आ चुके हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि अगर लेट्स से मुझे अगर मतलब जो भी मेरा कंपटीटर है उससे अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा मतलब जो अपना पोर्टफोलियो है या तो पीएमएस जो वो चला रहे हैं वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 स्टॉक लेते हैं, और वो भी ऐसे स्टॉक होते हैं कि जो बहुत ही मतलब वेल रिसर्च आइडियाज होते हैं, मैक्सिमम कन्विक्शन होता है, वहाँ पे ही वो पैसा लगाते हैं। ये एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट है कि जहाँ पे वो स्पेशल सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हैं। फिर उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब जो सिक्लिकल्स में वो पहले इन्वेस्ट करते थे, सिक्लिकल सेक्टर्स हो गए जैसे स्टील है, शुगर है, ऐसी कंपनीज में या तो ऐसी इंडस्ट्रीज में वो बहुत ही कम अभी इन्वेस्ट करते हैं। प्लस वो टर्न अराउंड में भी वो इन्वेस्ट करते हैं, बट जैसा उन्होंने यहाँ पे बोला है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है मतलब सक्सेस का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही लो है, तो उतना मतलब उनको वहाँ से उतना रिटर्न अभी तक उन्होंने जनरेट नहीं किया है। और वो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि जब भी हम किसी टर्न अराउंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड देखते हैं, मतलब रिस्क कितना है और हमें रिवॉर्ड कितना मिलेगा। अगर हाई रिस्क है मतलब प्राइस भी ऊपर है स्टॉक का और वहाँ से अगर वो टर्न अराउंड, तो वहाँ पर वो जनरली इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक चीज़ हमें याद रखना है। और टर्न अराउंड जो है वो उनके पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा पार्ट रहता है, ये एक चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है कि जहाँ पे वो किसी मतलब टाइम में लेट्स से 2008 का जब वो क्रैश आया था तब उन्होंने कैश कॉल लिया था। तब उनको लगा था कि वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही हाई चली गए थे और उस टाइम पे धीरे धीरे उन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो के अंदर रखना था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और अराउंड जो 2008 का जो बॉटम हो गया था उस टाइम पे मार्केट क्रैश में, उस टाइम पे वो अपने पोर्टफोलियो में 50% जितने वो कैश में आ गए थे। और बाकी के स्टॉक में भी क्या था कि उन्होंने जनरली ये हिरन वेद जी जो है वो मिड एंड स्मॉल एंड मिड वाली कंपनी में ही वो इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे वो क्या है कि वो थोड़ा इलिक्विड होता है, तो उस टाइम पे वो बेच नहीं पाए, तो इसीलिए उन्होंने जितना भी हो सके उतना बेचा था और बाकी का उन्होंने कैश रखा था उस टाइम पे, मतलब समवेयर अराउंड 50% जितना उन्होंने कैश वहाँ पे रखा था। बट उनका एक ये चीज़ कहना है कि यू नीड टू गेट बोथ दी लेग्स राइट। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको कैश कॉल तब लेना है कि लेट से आपको पता है कि ये वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही हाई हो चुका है, तो वहाँ से आपको एग्जिट करना है, दैट इज राइट। बट आपको जब मतलब मार्केट एक से क्रैश हो जाए, एक अच्छे वैल्यूएशन पे आ जाए, तो आपको बाय भी करना है, ऐसा यहाँ पे उनका कहना है। मतलब बाय मतलब कि आपको सेल भी करेक्ट टाइम पे करना है, बाय भी मतलब करेक्ट टाइम पे करना है।
तब आपको ये जो कैश कॉल है वो लेना चाहिए। अगर आपको ये आपकी आर्ट है, अगर इसके अंदर स्किल है इसके अंदर, तभी ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। अभी आइए जानते हैं कि हमारी स्किल इस चैप्टर से लर्निंग्स क्या क्या रही। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली लर्निंग थी कि आपको किसी भी एक रिटर्न रेशियो पे या तो किसी भी एक वैल्यूएशन मैट्रिक पे फोकस नहीं करना है, एक्सेसिवली फोकस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, आपको सिर्फ और सिर्फ पी नहीं देखना है कि बस मैं तो इतना पी होगा तो ही मैं लूँगा, या तो सिर्फ और सिर्फ आर या तो ROC के नंबर भी नहीं देखने हैं। सिर्फ और सिर्फ मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कंटेक्स्ट में देखनी है, लार्जर कंटेक्स्ट के अंदर देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मिस कर दिया था भारती, तो यहाँ पे उनका जो लॉजिक था वो ये था कि उनके उस टाइम पे ये जो भारती है, एयरटेल भारती जो उसको हम बोल सकते हैं, तो उसका जो ROC का नंबर था वो सिर्फ और सिर्फ 7% का था। मतलब भारती के जो प्रमोटर जितना भी बिजनेस में अंदर उन्होंने पैसा लगाया था, वहाँ पे वो सिर्फ 7% रिटर्न जनरेट कर पा रहे थे। तो इसी की वजह से भारती में उन्होंने पैसा नहीं लगाया। बट यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ जो बुक के अंदर भी उन्होंने कन्फेस किया है कि लेट्स से अगर किसी प्रोडक्ट का या तो किसी कंपनी या तो किसी सर्विसेज का अगर पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, तो ये उस टाइम की बात है, मतलब अराउंड समवेयर अराउंड 2000 से 2003-4 के आसपास की बात है कि जब वो भारती के बारे में देख रहे थे, तो टेलीकॉम का पेनिट्रेशन उस टाइम पे बहुत ही कम था। और उस टाइम पे मतलब उनको लगा कि नहीं है तो ये 7% ROC पे अपने ऐसे बिजनेस में पैसा नहीं लगाना है, तो इसीलिए उन्होंने इस कंपनी को मिस कर दिया। तो दैट इज़ वाई उनका ये लर्निंग था कि आपको एक ही रिटर्न रेशियो या तो वैल्यूएशन मैट्रिक पे एक्सेसिवली फोकस नहीं करना है, आपको उसको लार्जर कंटेक्स्ट में देखना है। सेकंड लर्निंग, जब भी आप वैल्यूएशन को देखो तो आपको दो चीज़ें उसके कंटेक्स्ट में हमेशा देखनी है कि जो भी कंपनी आप बाय करने का सोच रहे हो, क्या उसका हेडरूम कितना है, कि अभी फ्यूचर में उसका ग्रोथ कितना हो सकता है, उसका पेनिट्रेशन क्या बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो ये चीज़ आपको देखना है। दूसरा, आपको ये देखना है कि अभी मतलब जो मार्केट है ना, वहाँ पे क्या है कि पैसे बहुत ज़्यादा है, और जो कंपनीज है कि जो अच्छी कंपनीज है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो वहाँ पे बहुत ही कम ऐसी कंपनीज है कि जहाँ पे हमें ऐसी सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट मिलेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जो बहुत सारे पैसा है ना, वो बहुत ही कम कंपनीज को चेस करता है, और इसकी वजह से जो वैल्यूएशन है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ की वजह से आपको अपना जो वैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया है वो भी उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। तीसरा लर्निंग कि बाइंग इज़ जस्ट 20% ऑफ द डिसीजन। मतलब लेट्स से अगर आपने किसी स्टॉक को बाय कर लिया, आपने रिसर्च कर लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया, आपने बाय भी कर लिया, तो वो हो गया आपका 20%। अभी बाकी का 80% क्या है कि उस पोजीशन को मेंटेन करना, उस पोजीशन को राइड करना, और बाकी का है कि आपको उसको कौन से प्राइस पे बेचना। मतलब हमारा जो स्टॉक का जो डिसीजन रहता है इन्वेस्टिंग का, तो वहाँ पे भी यही होता है कि हम जनरली हम क्या करते हैं ना, हम बेच देते हैं ना, उसके बाद वो प्राइस जो है वो और भी ऊपर चला जाता है। तो ये एक चीज़ हमें याद रखना है कि आपको सेल कब करना है, उसको ट्रिम कब करना है, उसको होल्ड कब करना है, ये सारा डिसीजन जो है वो भी आपको लेना आना चाहिए। ये एक चीज़ हमें यहाँ से सीखना है। फिर उसके बाद ये भी लर्निंग है कि जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करते हो तो वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ना वो प्राइस के अंदर आपको दिखती है। तो जब भी आपको लेट्स से अगर कभी भी ऐसा लगे कि ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है, तो उसको पहले उस प्राइस पे आने दो कि जहाँ पे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा हो जाए, और उसके बाद आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो वहाँ से आपके पैसे बनाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। फिर उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज जो है उनकी वैल्यूएशन इतनी हाई क्यों है, जबकि उसके स्टॉक में उसकी जो ग्रोथ है वो कुछ भी नहीं है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे, ईयर ऑन ईयर देखे, बहुत ही कम, मतलब लेट्स से 1 और 2% जितना उनका जो रेवेन्यू का जो परसेंटेज आता है वो उतने के आसपास आता है मैक्सिमम। मतलब सिंगल डिजिट में उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आता है, प्लस वो जो बॉटम लाइन है वहाँ पे भी उतना ही ग्रोथ, बट वो इतना हाई वैल्यूएशन सस्टेन कैसे करता है। तो यहाँ पे उनका ये हिरन वेजी का जो लॉजिक है वो ये है कि मार्केट जो है ना वो जनरली दो चीज़ के लिए पे करता है, एक है ग्रोथ और दूसरा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब ROC। लेट्स से अगर आपका ROC बहुत ही हाई है, अभी HUL, नेस्ले, कोलगेट, ऐसी कंपनीज के बारे में अगर हम जब ROC का नंबर देखते हैं तो उनके नंबर जो है ROC के वो समवेयर अराउंड 50 to 100 से भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये उसकी वजह से वो बोलते हैं कि ऐसी कंपनीज जो है ना वो अपना वैल्यूएशन मेंटेन करती है। बट लेट्स से अगर ऐसी कंपनीज की जहाँ पे ग्रोथ नहीं है और अगर ROC का नंबर या तो फ्री कैश फ्लो का जनरेशन का नंबर अगर कम हो जाता है, तो वो ये हाई वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये एक चीज़ हमें यहाँ पे नई सीखने को मुझे पर्सनली मिली है। फिर उन्होंने बोला कि आपको एक लेट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो यहाँ पे उन्होंने 3 चीज़ें बताई है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी एग्जीक्यूट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली। मतलब उनका जो एग्जीक्यूशन है चाहे वो किसी भी सेक्टर के अंदर हो वो फ्लॉलेस होगा। ये उनका पहला क्राइटेरिया था, या तो पहला उसको साइन बोल सकते हैं।
दूसरा साइन ये था कि वो जो रिटर्न्स जनरेट करती है, आरओसी हो या आरओई हो, वो कंसिस्टेंटली होगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये उनका सेकंड साइन था। और तीसरा साइन ये था कि वो लेट्स से जब वो कंपनी छोटी है, अभी छोटी कंपनी से वो मिड या तो बड़ी हो गई है, तो वहां पे भी मतलब कंपनी बड़ी होने के बाद भी उनके जो कंसिस्टेंसी है रिटर्न रेशियोस में, वो कंटिन्यूअसली वहां पे है। तो अगर ये तीन चीजें अगर है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी आइडेंटिफाई कर ली है, ऐसा उनका मानना था। फिर उन्होंने, जैसे हमने पहले बोला, भारतीय उन्होंने मिस कर दिया। और दूसरा उन्होंने मिस किया पेज की इंडस्ट्रीज का भी, कि जहाँ पे उन्होंने मतलब जो प्रमोटर सेलिंग उस टाइम पे हो रही थी पेज के अंदर, इसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया था पेज इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये एक चीज़ भी हमें यहाँ पे देखनी है। एक्चुअली में हुआ ये था कि पेज प्रमोटर्स जो है वो मार्केट में जब उसको सेल करना चाहते थे, तो उस टाइम पे हिरेन विज के पास ये खबर आई कि पेज इंडस्ट्रीज के प्रमोटर जो है वो बेचना चाहते हैं, आर यू इंटरेस्टेड। तो उस टाइम पे उन्होंने ये सोचा कि कंपनी तो अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ब्रांड अच्छी है, बट प्रमोटर खुद क्यों बेचना चाहता है, ये उनको ऐसा लगा। अगर कंपनी का बिजनेस अगर इतना अच्छा है तो प्रमोटर क्यों बेचना चाहता है, वो उनका एक क्वेश्चन था। और उसी की वजह से, उसी डाउट की वजह से उन्होंने पेज इंडस्ट्रीज में उस टाइम पे उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था। और ये पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब हमें ये मोनिश पबराई से ही उन्होंने ये चीज़ सिखाई थी कि जब भी प्रमोटर सेल करता है ना, तो उसके लिए मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि उसके पर्सनल लाइफ में लेट्स से अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो उन्होंने सेल कर दिया उस टाइम पे। बट जब प्रमोटर बाय करता है तो उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि वो जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। तो इसी की वजह से हमें प्रमोटर सेलिंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ये एक चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। फिर उन्होंने बोला कि लेट्स से अगर आप किसी B2B कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एज अ डिटेक्टिव वहाँ पे सोचना है। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि स्पेशलिटी केमिकल का, तो अभी स्पेशलिटी केमिकल जो है वो कोई ऐसी हमारे छोटे वहाँ दुकानों में नहीं मिलता है। तो वहाँ उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक एज अ डिटेक्टिव आपको सोचना है। आपको कंपनी के जो जितने भी लेट्स से अगर स्पेशलिटी केमिकल के बारे में आप सोच रहे हो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो कंपनी कौन कौन से केमिकल्स बनाती है, कंपनी के कौन कौन से सप्लायर्स है, उनके कस्टमर कौन से हैं, ईच केमिकल के लिए उसका जो मार्जिन है वो क्या हो सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा। तब जाके आप B2B बिजनेस के अंदर एक अच्छा खासा आप एक जजमेंट कॉल ले पाओगे, ये उनका यहाँ पे कहना था। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जब भी कोई लेट्स से अगर डिसरप्शन आता है तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जो है वो आज, अगर लेट्स से अगर आपको पता चला कि नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गई तो वो कल के कल इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हमारा माइंड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ही वो सोचता है, बहुत ही स्पीड में वो कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाता है। ये अगेन हमारा एक बायस है। अगर आप चाहो तो हम बायस के ऊपर भी पूरा, हम जितनी भी बुक्स है उसके ऊपर हम एक वहाँ पे भी बहुत सारे सेशंस जो है वो ले सके ताकि हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सके। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आप लेट्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें तो हाँ, ये टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है कि बैटरी के बेस पे हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर्स ये सारी चीज़ें हम चला सकते हैं। बट क्या ऐसा है कि कल के कल वो चीज़ हो जाएगी या तो 1 साल के अंदर जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। उसको, ये जो चेंज है उसको होने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ऐसा यहाँ पे उन्होंने उनकी जो खुद की जो लर्निंग है वो हमें यहाँ पे समझाई है। प्लस उन्होंने ये बोला है कि जब भी लेट्स से कोई सेक्टरल अगर मूव होता है, लेट्स अगर पूरा यूएस के अंदर अगर स्टील का सेक्टर जो है वो अच्छा कर रहा है, या तो इंडिया के अंदर शुगर का सेक्टर जो है वो अच्छा कर रहा है, तो ऐसा कब होगा? मतलब उनका ये कहना है, मानना है कि जब भी ये जो मूव होते हैं ना सेक्टरल या तो थीमेटिक, वो हमेशा ग्लोबल होते हैं। तो लेट्स से अगर यूएस के अंदर अगर स्टील का सेक्टर अगर अच्छा चल रहा है तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमारे यहाँ भी इंडिया में भी स्टील का सेक्टर अच्छा करेगा, ऐसा उनका इंसाइट है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है कि जब भी हम किसी स्मॉल या तो मिड कैप में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट के ऊपर बैट करना है कि आपका जो मैनेजमेंट है ऐसी कंपनीज में, तो वहाँ पे वो मैनेजमेंट जो है वो ग्रेट या तो गुड होना चाहिए, अच्छे लेवल का होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए स्मॉल एंड मिड कंपनी में। बट लेट्स से अगर आप लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको देखना है कि बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या सस्टेन कर पाएगा, वो हमें देखना है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब लार्ज कंपनी मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी अगर हो जाती है तो वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस भी उस हिसाब से रहते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एमडी, चेयरमैन, वो बहुत ही मतलब प्रोफेशनल होते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए। जबकि स्मॉल एंड मिड कैप में क्या है कि इतना चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते हैं, एंड दैट इज़ वाई हिरेन वैद हैज़ सजेस्टेड दिस। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमें साइंस देखनी है,
बुल मार्केट की, तो वो क्या हो सकती है। तो पहले तो उन्होंने बोला है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा किसी एक कंपनी का, वो पूरी इंडस्ट्री का नहीं होगा उतना, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वो सिर्फ एक कंपनी का हो जाएगा। दूसरा उन्होंने बोला है कि होल्डिंग कंपनी जो है वो बहुत ही प्रीमियम पे ट्रेड करने लगेगी, बढ़ने लगेगी सडनली, तो समझ लेना कि आप बुल मार्केट में हो। तीसरा कि जब भी कोई सेक्टर फंड लॉन्च होता है, फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया या प्राइवेट बैंक हो गया या पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, तो अगर ऐसे स्पेसिफिक, बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक अगर फंड लॉन्च होने लगे किसी भी सेक्टर के अंदर, तो आप समझ लो कि उस स्पेसिफिक सेक्टर का, स्पेसिफिक थीम का पीक जो है वो बन गया है। ऐसा यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है। ये जो है वो बुल मार्केट का एक साइंस है। फिर फाइनली उन्होंने जो बुक्स उन्होंने जो रिकमेंड करी है वो है सुपर फोरकास्टिंग एंड थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो ये यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो ख़त्म होता है, और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा केनेथ अंड्राडे पे, चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। और फाइनली आई होप कि वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम ट्राई करेंगे उसको रिप्लाई करने का। और प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो है उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।